जी। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम संगीता मैम हाँ मैम। मैम जो आपने ना मुझसे निकिता का नंबर पूछा था तो मैंने उसकी बहन से लिया है, क्या मैं डाल दूँ आपके नंबर पे? हाँ 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 बेटा, डाल दो। मेरी आवाज शायद अभी आप लोगों को आएगी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे, है ना। हम आ यस रही है। मैम। हाँ, तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हमने इंडिया के बारे में क्या क्या पढ़ा था। देखिए, इसको रिवाइज करने के बाद ही ना आपको जो है नया चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। हमने लास्ट क्लास इंडिया के बारे में क्या क्या पढ़ा था। इंडिया में मुख्य 4 ऋतुएं होती हैं। उन 4 ऋतुओं का नाम बताएंगे एक एक करके। जितना भी याद है उतना बताएंगे, जितना आता है उतना बताएं, बाकी हम रिवाइज कर लेंगे। एक होती है समर, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था, एक होता है इंडिया का दूसरा जो ऋतु होता है वो है मॉनसून या बारिश की ऋतु। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, बारिश चले जाने के बाद भारत की जो भूमि है उसकी क्या हालत होती है, वो एक पढ़ा था। और लास्ट में हमने पढ़ा था विंटर का पढ़ा था हमने। थोड़ा स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि आपको पूरी चीज याद आ जाए, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन दिखती है तो आप लोग बताएंगे कि मैम दिख गई है। दिख रही है मेरी स्क्रीन सभी को। यस हाँ मैम। मैम दिख हाँ, रही तो है। हमने ओके, तो हमने इतना तक कवर किया था ना कि भारत में विशेष कौन सी ऋतुएं हाँ मैम। होती है। याद आ रहा है आप लोगों को, अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना। तो हमने यहाँ से पढ़ा कि भारत में गर्मी होती है, गर्मी के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद जो बारिश की बाद की ऋतु है वो चलती है थोड़े टाइम, थोड़ा सा ही टाइम चलती है, और फिर डायरेक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, ठंड का मौसम आ जाता है जो अभी हम देख रहे हैं। ये 4 मेन जो ऋतुएं हैं वो हमने भारत में देखी थी। हमने ये भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद है, कि हिमालय का प्रभाव क्या रहता है और जो ये हमारे आसपास के समुंदर हैं उनका क्या प्रभाव रहता है। याद है आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि हिमालय के प्रभाव से क्या होता है कि बारिश कराने वाली हवाएं भारत के बाहर नहीं जा सकती। उस साइड देखिए, इस साइड चाइना है और यहाँ पे हिमालय है। तो जो हवाएं यहाँ से आ रही है ना, ये पूरे देश में बारिश कर रही है। अगर हिमालय नहीं होती तो देखिए मैं जहाँ पे दिखा रही हूँ ना, ये चाइना में चली जाती है हवाएं। तो हिमालय जैसे एक पहाड़ के तरह, एक चट्टान की तरह रक्षा कर रहा है कि जो भी ठंडी हवाएं यहाँ से हैं वो बाहर निकल के जो बरसात करने वाली हवाएं हैं वो यहाँ पे ना जाए। और ये चाइना जो है ना, यहाँ पे बहुत ठंड की हवाएं चलती है। अगर हिमालय ना होता तो ये बहुत ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश कर जाती। तो एक तरफ से हिमालय हमारे पूरे देश की रक्षा कर रहा है, ये हमने पढ़ाया था। और हमने पढ़ाया था कि जो आसपास हमारे समुंदर होते हैं ना, ये मॉनसून यानी बारिश कराने वाली बारिश जो हवाएं हैं उनको खींचते हैं अपनी तरफ। देखिए कैसे एरो दिया गया है। तो जैसे ही इनको ये अपनी तरफ खींच लेते हैं, यहाँ पे
बहुत ज्यादा प्रभाव होता है इन समुद्रों का। अगर ये अपनी तरफ खींच ले और बरसात करा दे तो बहुत अच्छी बारिश हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं खींच पाते हैं तो उस समय उस समय बारिश नहीं होती है, खेती बाड़ी भी असंभव हो जाती है। अक्षांश स्थान मैंने ये भी बताया था कि कर्कट क्रांति रेखा जो है वो बिल्कुल भारत के बीचों बीच से जाती है, यहाँ से जाती है, और इन जगहों पे काफी गर्मी रहती है। ऊंची प्रभाव क्या है कि भारत एक उच्च स्थान पर स्थित है, यानी हिमालय जो इसकी ऊंची स्थान है, एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ हमें यहाँ पे मरुस्थल मिलता है, हमें सागर मिलते हैं, तो भारत में जल स्थल सब कुछ अच्छी तरह से देखा जाता है। तो इन्हीं चीजों को हमने लास्ट क्लास कवर किया था। ये मोरलेस क्या है, भारत में कैसे वृष्टिपात होती है उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब देख लेंगे कि जो भारत का किनारा होता है ना, किनारा यानी इनको किनारा कहा जाता है, पता है आप लोगों को? किनारा कौन सा है? देखिए ये जो है ना, ये वाले जगह को समुद्र के निकट ही जो स्थान होती है उनको किनारा कहा जाता है। यहाँ पे कैसी बारिश होगी बच्चे मुझे बताएंगे, कैसी बारिश हो सकती है यहाँ पे? जो भारत का किनारा है यहाँ पे कैसी किस प्रकार की बारिश होगी, थोड़ा कोशिश करके बताएंगे। मैम ज्यादा मात्रा में बारिश होगी वहां पर। मात्रा में बारिश होगी, बहुत बढ़िया। फिर हमें दिखाया गया है हिमाचल की जो साइड है, तो हिमाचल की जो साइड है वहां पे कैसी बारिश होगी? हिमाचल की जो साइड है, यानी ये रहा हमारा हिमालय और हिमाचल का जो स्थान है, तो हिमाचल के एक स्थान पे यहाँ पे तो बहुत अच्छी बारिश होगी, है ना? तो यहाँ पे बर्फ गिरेगी, मोस्टली यहाँ पे बर्फ ही गिरती है। तो ये उच्च स्थानों में जम्मू कश्मीर वगैरह यहाँ पे अच्छी खासी होगी। लेकिन उस साइड पे जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि हवाएं जो होती हैं वो जब दूसरी साइड चली जाती है तो वहां पे बारिश कम देती है। तो ये जो साइड है ना, नेपाल का, इंडिया का ये वाला साइड, यहाँ पे बारिश अच्छी होगी। लेकिन जैसे ही ये हवाएं उस साइड जाएंगी, यानी मानसून की जो हवाएं वो उस साइड जाएंगी, ये जो चाइना वाला एरिया है, यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होगी। गुजरात और राजस्थान में कैसी बारिश होगी, कोई मुझे बता पाएगा? बाकी बच्चे भी कोशिश करें, गुजरात और राजस्थान में कैसी बारिश हो सकती है। मैंने आप लोगों को समझाया था, जब तक वो बारिश कराने वाली हवाएं वहां पे जाती हैं वो सूख चुकी होती है। तो गुजरात और राजस्थान में कैसे बारिश होंगे, ज्यादा, कम, मीडियम, कैसा होगा? मैम वहां पर ना कम बारिश होगी। क्यों कम बारिश होगी? मैम क्योंकि वहां पर ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जो वहां पर हवाएं जाती है ना वो जी वहां तक से पहले ही सूख जाती है, इसलिए वहां पर कम मात्रा में बारिश होती है। जी जी, अच्छा, बहुत वेरी गुड, आपने अच्छा दिया। हिमालय प्रदेश में अभी हमने डिस्कस किया, वहां पे ओरोग्राफिक यानी वहां पे अगर बारिश होती है तो पर्वत के लिए जो वृष्टिपात होती है वो वहीं पे होगी, एक साइड बारिश मिलेगी दूसरी साइड नहीं मिलेगी, यही हमने पढ़ा था। और तमिलनाडु वगैरह, तमिलनाडु में कैसी बारिश होगी अभी ये देखना है। सॉरी, ये रहा आपका तमिलनाडु वाला पोर्शन। अब ये समुद्र के बहुत समीप है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होगी। और यहाँ पे बारिश, पता है, यहाँ पे वृष्टिपात जो है ना वो शीतकाल यानी ठंडी के मौसम में भी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जो हवाएं ना वो जा रही थी, मतलब जो मॉनसून या ये वर्षा की जो हवाएं हैं वो जब जा रही थी वापस, तो जाते जाते उनको थोड़ा बहुत हवा मिल जाता है, समुंदर मिल जाता है, वहां से हवा लेके थोड़ा बहुत रेनफॉल या वृष्टिपात वो कर देते हैं। तो तमिलनाडु का अच्छा खासा बारिश का चांस यहाँ पे दिखता है क्योंकि समुंदर के समीप है। ठीक है, अब ये देख लीजिए। ठीक है, अत्यंत उष्णता कहाँ दिख रही है हमें? गुजरात के वहां पे, राजस्थान के वहां पे बहुत गर्मी दिख रही है। पर्टिकुलरली जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि अप्रैल मई में, पर्टिकुलरली मई महीने में नॉर्थ इंडिया ना पूरा एक एकदम ना एक आग का गोला बन जाता है। वो कौन से राज्य? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत ऊपरी भाग, फिर यहाँ पे जाते जाते झारखंड, दिल्ली वगैरह, ये सब नेपाल, ये बंगाल की थोड़ी बहुत एरिया, तो बहुत उष्णता दिखने के लिए मिलती है। 50 डिग्री तक कहाँ जाती है? राजस्थान का जो मरुस्थल होता है, यानी डेजर्ट होता है राजस्थान का, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है। अब हमें बहुत ज्यादा ठंड भी मिल रही है, कहाँ? जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उस स्थान पे, यानी भारत का जो ये ऊपरी वाला एरिया है, विशेषकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल, ये वाला। क्यों? क्योंकि एक तो ये समुन्द्र से बहुत दूर है, तथा ये बहुत उच्च स्थान पर स्थित है, आसपास पहाड़ ही पहाड़ है, तो यहाँ पे हमें काफी ठंड मिल सकती है। सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को है? कोई कुछ हाँ पूछना मैम। चाहे? ओके। अभी देखिए, बहुत ज्यादा वृष्टिपात भी होती है, कहाँ? भारत का जो ये उत्तर पूर्वी राज्य है, देखिए यहाँ पे है, और ये जो ये है ना, ये भारत का मैप है, ये वाला, यहाँ पे मेघालय करके एक उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ पे हमेशा बारिश ही होती रहती है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे पहाड़ है, तथा ये समुन्दर के समीप है, तो समुन्दर की हवाएं भी आती है, पहाड़ों से भी हवाएं आती है, तो यहाँ पे बहुत वृष्टिपात होती है। एक जगह है, देखिए यहाँ पे लिखा है मौसिनरम और चेरापूंजी, ये दोनों सबसे ज्यादा वृष्टि को रिसीव करती है, यानी सबसे ज्यादा वृष्टिपात अगर भारत में कहीं होती है तो वो मौसिनरम और चेरापूंजी। देखिए अब 11,872 मिलीमीटर, 872, और चेरापूंजी में 11,777 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पे होती है। बहुत वृष्टि होती है, दो ही कारण है, एक तो हिमालय के पास है और समुन्द्र के पास है, इसलिए दोनों जगह से हवाएं आकर के बहुत वृष्टि कराती है यहाँ पे। और मेघालय का बड़ा वाला मैप मैंने आपको यहीं पे दिखाया है कि कैसे, ये वाला है मेरा रेड कलर वाला मेघालय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी और बहुत ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तो आप इन जगहों का एग्जाम्पल देंगे। यानी भारत में जो है ना, हमें बहुत ठंड मिल सकती है, बहुत गर्मी भी मिल सकती है, बहुत ज्यादा बारिश भी मिल सकती है। और बारिश का ऑपोजिट क्या होता है? बारिश का ऑपोजिट क्या है? अत्यंत सूखा। वो कहाँ पे है? राजस्थान की जो मरुस्थल है या मरुभूमि है, वहां पे हमें मिल सकता है, जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। राजस्थान का जो राज्य है, वहां पे जैसलमेर करके एक जगह है ना। बहुत बहुत कम बारिश होती है, हवाओं का रुख यहाँ पे जाता ही नहीं है, बिल्कुल अंदर है, यानी समुन्दर से दूर है, और चारों तरफ इसके स्थल ही स्थल है, पानी का कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम बारिश के कारण बहुत बहुत सूखा पड़ जाता है। राजस्थान तो वैसे ही है सूखा, और ऊपर से वहां पे बहुत बड़ी जो डेजर्ट है, तो उस मरुस्थल की वजह से यहाँ पे बहुत वृष्टि कम होती है, और सबसे ज्यादा सूखा भी है। तो सबसे ज्यादा गर्मी भी है, सबसे ज्यादा ठंडी भी है, बहुत वृष्टि भी है, और बहुत ज्यादा सूखा भी है। यही है भारत की हवामान की मुख्य रूपरेखा। किसी को कुछ पूछना है? कोई कुछ पूछना चाहेगा? नहीं मैम। सबको सब कुछ समझ में आया? यस मैम। मैम देखेंगे, जो बिकॉज हमारे हाँ जी, मैम हमारे जो आपके टेक्स्ट बुक में ना वार्षिक सरासरी तापमान व पर्जन्यमानाचा आलेख। कौन सा वाला पेज बताओ ना थोड़ा सा। मैम पेज नंबर 27। एक मिनट, मैंने ओपन किया है आपका वो चैप्टर, तो आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा पेज, ये पेज क्या? नहीं मैम। ये वाला? मैम कौन सा पेज, ये वाला? हाँ मैम वही। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या समझना है मुझे प्लीज बताएंगे? ये जो डायग्राम दिए गए हैं, इनको समझना है? हाँ मैम। अच्छा, देखेंगे, ठीक है, चलिए इनको जानते हैं। ये मैंने आप लोगों को वैसे कराया तो था, अगर आप लोगों ने क्लास देखा होगा, ब्राजील का और इंडिया का। देखिए, ये मैंने समझाया था आप लोगों को, याद है? ठीक है, फिर से करा देते हैं। देखिए, यहाँ पे दिखा गया है मानस करके
बेलेम करके, पोर्तो अलेग्रो करके और रियो दो जेनेरियो करके। ठीक है, इन जगहों का क्या दिखाया गया है, तापमान और वृष्टिपात, है ना, इन दोनों का संबंध संपर्क दिखाया गया है, मैक्सिमम तापमान और मिनिमम। तो जो पिंक है वो कमाल है, और ये जो ब्लू कलर है वो आपके भाषा में लिखा गया है किमान। तो आप लोग समझते हैं कमाल और किमान का मतलब क्या होता है, समझते हाँ हैं आप मैम। लोग? यस क्या मैम। है, क्या है मतलब, कमाल का मैम मतलब कमाल का मतलब ज्यादा, कीमत का मतलब कम। कम। तो आपको दिख रहा है ना कि ये जो लाइन दिखाए गए हैं, इन लाइन का मतलब क्या है कि इन लाइनों के द्वारा आप तापमान को दिखा रहे हैं, एक में दिखा रहे हैं कम, एक में दिखा रहे हैं ज्यादा। और ये जो ऐसे बार बने हुए हैं ऐसे करके, ये जो बॉक्स काइंड ऑफ बना हुआ है ना, ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कौन से महीने में कितनी मिलीमीटर की वृष्टि या बारिश हुई थी। ठीक है ना, तो एक ही ग्राफ, एक ही छवि में जब आप तापमान को भी दिखाते हैं और ये जो है ना वृष्टिपात को भी दिखाते हैं, तो उसको ये कहा जाता है वार्षिक सरासरी तापमान व पर्जन्यमांचा आलेख, यानी वृष्टि और तापमान, बारिश और गर्मी या सर्दी, जो भी तापमान आप बोल सकते हैं, उसको दिखाया जाता है। तो आप देखेंगे किसी किसी जगह पे आप तापमान को पढ़िए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है महीने, यहाँ पे आपको दिखाया गया है तापमान का रेंज, यानी 0, 100, 200, 300 ऐसे करके। ठीक है, तो इनको आपको बाद में अगर आप भूगोल पढ़ेंगे तो बनाना पड़ेगा। तो इस साइड आपको दिखाया गया है तापमान, है ना। देखिए इस जगह का जो तापमान है, मानस का देख लेते हैं, ये ब्लू कलर की, ठीक है, मतलब एक ही लाइन में ये 20 से 24 के बीच में कुछ 23-22 के आसपास जा रही है। लेकिन थोड़ा सा ना, ये क्या कौन सा महीना है, सितंबर अक्टूबर आती ही ना, ये थोड़ा सा बढ़ने लगी, फिर देखिए थोड़ा घटने लगी। यहाँ पे भी देख लीजिए, कभी ऊपर कभी सेम जा रही है, तापमान सेम जा रही है, कौन से रेंज पे, 20 से 24 के बीच में, मान लीजिए 22, ऐसे सेम जा रही है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे स्टार्टिंग में था, यानी जनवरी फरवरी मार्च के टाइम देखिए थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया। यहाँ पे देख लीजिए पोर्तो अलेग्रे करके जो जगह है, इसको देख लीजिए, यहाँ पे तो तापमान में काफी उतर चढ़ाव दिखा गया है। सबसे पहले तो ये 20 के आसपास था, फिर 20 पॉइंट समथिंग बना, फिर ये थोड़ा नीचे आ गया, नीचे आके देखिए 10 के नीचे से गया, फिर से ऊपर चढ़ के 15, 16, 18 तक भी गया। ठीक है, और यहाँ का भी वही है, थोड़ा ऊपर नीचे देखा गया है, 20-22 में रहते रहते थोड़ा नीचे आना, देखिए जुलाई अगस्त तक थोड़ा नीचे आ रहा है, क्यों, क्योंकि बारिश हो रही है, टेम्परेचर नीचे जा रहा है, तापमान नीचे जा रहा है, और फिर सितंबर अक्टूबर तक वही 20 और 21 के बीच बीच ही रहना है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर या तापमान का कुछ उतर चढ़ाव नहीं दिखा जाता, एक्सेप्ट ये पोर्तो अलीग्रो जो यहाँ पे है, फिर ये मानस जो है ये ब्राजील के यहाँ पे है, बेलेम जो है वो ब्राजील के इधर है, उत्तर पूर्वी में है, और रियो दो जनेरियो दक्षिण ब्राजील के इधर है। क्या मैं आप लोगों को समझा पाई इन छवि का मतलब क्या होता है, क्या समझ में आया आप लोग? किसी डाउट या हाँ कुछ मैम। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, और इसको जो भी डाउट है इसको कवर कर लेंगे आज। नहीं मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं, इंडिया के बारे में देख लेंगे। हाँ ये है इंडिया का, हाँ इंडिया का देखिए वार्षिक सरासरी तापमान व पर्जन्यमांचा आलेख, यानी यहाँ पे भी कम ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा और सबसे कम टेम्परेचर का, यानी तापमान का रेखा के द्वारा, लाइन के द्वारा दिखाया गया है। और जो वृष्टिपात का है ना, वो ऐसे बॉक्स या ब्लॉक, या ये इनको बार डायग्राम कहा जाता है, बार के द्वारा दिखाया गया है। तो देखिए सबसे ज्यादा तापमान मुझे लगता है मुंबई में दिखाया गया है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन चारों महीने में सबसे ज्यादा तापमान मुंबई में देखे गए हैं। ठीक है ना, और यहाँ तापमान नहीं, वृष्टिपात, सॉरी, सबसे ज्यादा वृष्टिपात, आपको कहीं और इतना वृष्टिपात दिख रहा है?
नहीं दिखेगा, कोलकाता में थोड़ा दिख रहा है। देखिए जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी अच्छी खासी बारिश दिख रही है। तापमान तो देखिए जैसे ही बारिश आ रही है वैसे ही नीचे नीचे जा रही है। लेकिन ये क्या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में देखिए कितना ऊंचा तापमान चला गया। दिल्ली में देखिए तापमान किधर चला गया, कितना ऊपर चला गया। साइड से ना आप फिगर्स को देख लीजिए, 0 5 10 15 15 20 25 30 35, देखिए 40 तक भी पहुंच रहा है दिल्ली का। देखा आप लोगों ने, सब बच्चे देख रहे हैं ना। चेन्नई का देखिए, है ना, चेन्नई में देखिए 20 के आसपास ही पूरे साल तापमान रह रही है। 24 के थोड़ा सा ऊपर जा रही है, मतलब 25 के ऊपर कुछ मान लीजिए 27 28 तक जा रही है। ठीक है, गर्मी में थोड़ा ज्यादा गई है, 40 के निकट गई है ये, लेकिन 40 को टच नहीं किया। लेकिन दिल्ली में 40 के ऊपर भी चला गया। देखिए समुन्द्र के समीप होते हैं तो तापमान इतना नहीं जाता है, लेकिन जाता तो है। मुंबई में तापमान अगर देखेंगे तो 30 35 के नीचे ही है, 35 तक पहुंची है देखिए यहाँ पे, लेकिन टच नहीं किया है। ठीक है ना। तो ये है कि वृष्टि सबसे ज्यादा मुंबई में दिखा गया है, फिर कोलकाता में दिखा गया है, और चेन्नई में सबसे ज्यादा सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में भी बारिश देखी गई है। और बारिश की मात्रा कितनी है वो आपको यहाँ से 100 200 300 400 500 600 700 800 900, तो कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? 400 तक गई है। मुंबई में कितनी गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, मतलब 800 मिलीमीटर तक भी गई है। कोलकाता में 300 मिलीमीटर तक है, दिल्ली में तो और भी कम। क्यों? दिल्ली तक जब तक बारिश की जो मौसम की जो हवाएं हैं वो जब तक जाती है दिल्ली में वो सूख जाती है। मुंबई भी किनारे के समीप है, कोलकाता भी किनारे के समीप है, और ये भी सागर के बहुत समीप है चेन्नई। दिल्ली जो है वो सबसे दूर है, सबसे ज्यादा दूर। यहाँ पे कोई पानी का कुछ नहीं है, चारों तरफ सिर्फ स्थल ही स्थल है। तो जो वर्षा कराने वाली हवाएं यहाँ तक जाती हैं, जब तक जाती हैं तब तक वो सूख चुकी होती है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं कर सकती। इसीलिए जब हम जून जुलाई में हमें वर्षा मिल जाती है मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में पता है कब आती है बारिश? अगस्त सितंबर में। देखिए अगस्त और सितंबर में बारिश आ रही है, देखिए यहाँ पे। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है या कोई डाउट किसी को है? पूछ ले सकते हैं। तो मैम तो ये है, मतलब जब हम चीजों को पढ़ते हैं ना, तो उन चीजों को पढ़ने के बाद हमें ऐसे इसको समझना पड़ता है, मतलब छवि बना के उसको। कभी कभी मैथ्स जैसे इसको आप लोग ने मैथमेटिक्स में किया होगा ये सब चीजें, ग्राफ वगैरह, तो इसको ना कभी कभी हमें ऐसे भी समझना पड़ता है। तो भूगोल में हम ये चीजें करते हैं, चीजों को हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो हमने पढ़ा था उसका जो प्रूफ है या उसका जो सबूत है उसको हमने यहीं पे देख लिया कि सबसे ज्यादा किनारे के समीप जो शहर हैं या जगह है उन पे बारिश आने के चांसेस ज्यादा है। अगर दूर चले जाते हो तो कम हो जाएगी वो चीज। सभी को समझ में आया? ये चैप्टर हम अभी एंड करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। बिकॉज आपके आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो हवामान के ऊपर डिपेंड करके ही होंगे। ठीक है, यानी हवामान के ऊपर हमारी कौन सी चीजें डिपेंड करती है या उसके ऊपर निर्भरशील है। जैसे ना हवामान होगी, वहां की जो मिट्टी होगी वो वैसी होगी। मान लीजिए आप ना देखेंगे कि कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो उनकी मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता रहेगी। पानी में मिट्टी में पानी रहेगी तो अच्छे फसल होंगे। अगर बहुत सूखा है तो वहां पे कभी अच्छी फसल नहीं हो सकती। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है फिर भी वहां पे फसल नहीं बन सकती, जैसे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख, वो तो सूखा पड़ जाएगा ना। अगर बहुत कम बारिश होती है तो वहां पे क्या आ सकता है? वहां पे सूखा पड़ सकता है। बहुत ज्यादा बारिश आती है तो वहां पे बाढ़ आ सकती है। तो ना वहां पे कैसे इंसान रहेंगे, वहां की जो जंगल बोल दीजिए, पशु पक्षी बोल दीजिए, वो कैसी बनेगी, वहां का जो अ, तापमान, वहां का सब कुछ, ये जो हवामान अभी आपने पढ़ा ना,
ये हवामान ही है जो डिसाइड करती है कि वहां पे कैसी मिट्टी होगी, कैसे पशु पक्षी होंगे, कैसा वन जंगल होगा, सब कुछ लोग वहां पे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, अगर बहुत गर्मी है तो नहीं रह पाएंगे, ठंडी है तो नहीं भी रह पाएंगे। हमें हर एक चीज में ना एक मीडियम की लेवल की हर एक चीज चाहिए। आप लोग बताएंगे बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा ठंडी में कोई रह सकता है? नहीं मैम। नहीं ना। तो इसीलिए ना ये हवामान ही सब कुछ डिसाइड करती है। जितने अच्छे तरीके से आपने हवामान को अगर समझा होगा तो आप आगे के चैप्टर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, अगर सभी रेडी हैं तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, करें? यस मैम। चलिए, अभी हम पढ़ रहे हैं नैसर्गिक वनस्पति व प्राणी। आपको वनस्पति का मतलब पता है? वनस्पति का मतलब क्या होता है? मैम यस मैम। क्या होता है वनस्पति का मतलब? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। हाँ, और जंगलों में मिलते हैं पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे हमें घर में भी मिलते हैं, लेकिन घर में तो इतने नहीं मिलते ना। अगर आप जंगल में जाएंगे तो वहां पे बहुत बहुत ज्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे, बहुत प्रकार के पशु पक्षी भी मिलेंगे, है ना। तो हमें इस चैप्टर में ये जो नैसर्गिक वनस्पति व प्राणी है यहाँ पे वही चीजों को पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आप लोगों से पूछूंगी, फिर आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ सकते हैं? थोड़ा सोच के बताएंगे। भारत के बारे में पहले बताएंगे, क्या पढ़ेंगे हम? भारत में किस प्रकार के पशु पक्षी मिलते हैं? क्या मिल सकता है? मैम हम ना भारत में मिलने वाले पशु पक्षी और वनों के बारे में जानकारी मिल सकती है इस पार्ट में। ओके, क्या कौन से प्रकार के आपको लगता है यहाँ पे मिल सकते हैं? मैम जैसे हिमालयन वन, काटेरी वन, वैसे ही। ओके, और थोड़े बच्चे बताएंगे। थोड़े बच्चे और बताएंगे। आपको क्या क्या फल खाने को मिलता है? आपको कैसे कैसे सब चीजें दिखती हैं? ये सब पेड़ पौधों से ही तो आती हैं, थोड़ा बताएं। बारिश होती है ना, तो जब बारिश होगी तो बहुत अच्छी पशु पक्षी, बहुत अच्छे वनस्पति, सभी कुछ मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। यस मैम। तो क्या होगा? क्या हो सकता है? थोड़ा सोच के बताएंगे। मान लीजिए आप लोग कोई जंगल में गए हैं, ठीक है। अभी जंगल में आपको बहुत ज्यादा पशु पक्षी तो मिलते हैं, ठीक है। तो कहाँ क्या पशु पक्षी मिलेंगे, किधर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सब आपको जानना पड़ेगा। यानी जब आप इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और ब्राजील के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दोनों देशों में बहुत समानता है। क्यों समानता है? क्योंकि इनका जो ग्लोब में यानी विश्व में इनकी जो स्थिति है वो लगभग, और इनकी जो हवामान है वो भी लगभग सेम है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों देशों में इतनी समानता क्यों है। तो जब आप किसी जंगल में जाते हैं, मान लीजिए कि आप ना राजस्थान में चले गए। अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा हरियाली मिलेगी या सूखा मिलेगा? सूखा मिलेगा। सूखा मिलेगा। तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? कैक्टस देखने को मिलेगा, है ना। आप लोगों को पता है कैक्टस? कैक्टस पता है ना आप लोगों को, है ना। हाँ मैम। है ना, कैक्टस दिखेगा। फिर हमें क्या दिखेगा? वहां पे हमें ऊंट दिखेंगे। लेकिन आपको भारत के कहीं और जगह पे ना ऊंट नहीं दिखेगा। फिर आप चले जाएंगे ना, मान लीजिए आप चले गए, ये जो हमारे पश्चिमी घाट है ना, पश्चिम घाट और उत्तर की पर्वत, ये जो पर्वत मालाएं हैं हमारे दोनों, उत्तर घाट दक्षिण, सॉरी, पूर्व घाट और पश्चिम घाट,
यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे बारिश होने के कारण आपको बहुत बहुत घने जंगल मिलेंगे। ऐसे घने जंगल ना आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत घने जंगल भी मिलेंगे और बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी भी मिलेंगे, जो भी आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ आप अगर चले जाएंगे पूर्व भारत में, मान लीजिए आप लोगों ने सुंदरबन का नाम सुना है? सुंदरबन सुना है किसी बच्चे ने सुंदरबन का नाम? बंगाल नहीं। बंगाल की जी, किसने सुना है? नहीं सुना मैम। नहीं सुना, ठीक है। तो बंगाल की जो खाड़ी वाली एरिया है ना, वहां पे सुंदरबन करके है। तो सुंदरबन में आप लोगों को मैंग्रोव पता है? मैंग्रोव, नो मैम। अच्छा, ये सभी चीजों को आज आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जब आप इन जगहों पे जाते हैं तो यहाँ पे सुंदरबन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति होती है, उसको मैंग्रोव कहा जाता है। फिर आप देखेंगे वहां पे रॉयल बंगाल टाइगर कल के एक विशेष बाघ की प्रजाति मिलती है, जो आपको कहीं और नहीं मिलती। तो ऐसे ना वैरायटी, भिन्न भिन्न पशु पक्षी, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, वो हमें अलग अलग जगहों पे मिलते हैं, जो कहीं हमें और नहीं मिल सकते। तो हमें इसी को पढ़ना है। अगर आप इंडिया को पढ़ेंगे तो आपको ब्राजील को भी पढ़ना पड़ेगा। तो इन दोनों देशों की ना हम एक तुलना करेंगे इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंडिया से, ठीक है। पहले इंडिया को पढ़ेंगे। चलिए, ये देखिए आपका टाइगर, ये आपका लायन, ये आपका एलिफेंट, राइनो, डॉल्फिन। आप लोग जानते हैं ना इन पशु पक्षियों को क्या कहते हैं? जानते हैं ना इनका नाम? सब पहचानते हैं, यस मैम। यस है ना? मैम। तो इनको देखे, देखिए ये ना अलग अलग जगहों पे मिलते हैं। हर जगह ये आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको अलग अलग जगहों पे इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि जहां पे ना इनको रहने के लिए इनकी सुख सुविधा होगी, ये उन्हीं जगहों पे रहेंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैम जंगल में ही तो पशु पक्षी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, लेकिन हर एक जंगल हर एक पशु पक्षी के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जहां पे बाघ दिखेंगे, टाइगर दिखेगा, वहीं पे आपको हर एक एनिमल दिखे, हर एक पशु पक्षी दिखे, ये जरूरी नहीं है। आपको मैक्सिमम टाइम, ज्यादातर टाइम सभी एक साथ दिखेंगे, लेकिन जहां पे आपको डॉल्फिन दिखेगा, क्या आपको वहीं पे टाइगर दिख सकता है? आप बताएं। नहीं दिख सकता, है ना? नहीं दिख सकता। तो ऐसी बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों को आज हम देखेंगे कि भारत में कैसे पशु पक्षी कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी देखिए यहाँ पे नाम दिए गए हैं, आप लोग नामों को पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे क्या मिलता है। देखिए, ठीक है, दिख रहा है ना, मोर दिख रहा है आपको? आप लोग को पता है मोर? मोर क्या है? क्या है मोर? भारत के लिए मोर इतना विख्यात क्यों है? राष्ट्रीय पक्षी है वो। राष्ट्रीय पक्षी है भारत का वाला। तो सबसे ज्यादा मोर कहाँ पे दिखते हैं पता है? ट्राई करेंगे, सबसे ज्यादा मोर आपको नहीं मैम। राजस्थान में दिखेगा, ठीक है। तो आपको राजस्थान में अच्छे खासे मोर दिखेंगे, ठीक है। फिर ये एक बर्ड का नाम दिया गया है, आप लोगों ने सुना है कभी इस बर्ड का नाम? यस मैम। हाँ, मैम। तो ये हाँ बर्ड आप बताइए। ये बर्ड आपको उन्हीं जगहों पे ज्यादा मिलेगी जहां पे बहुत ज्यादा हरियाली है, ठीक है। तो अच्छी खासी बर्ड आपको दिखने को मिलेगी वहां पे। ये देखिए, ये आपको, ये जो है ना, ये इनको क्रैब कहा जाता है। ये आपको सिर्फ समुंदर के इलाकों में ही मिलेंगे, सिर्फ समुंदर के इलाकों में ही मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि समुंदर ही वो एरिया है, समुंदर ही वो जगह है जहां पे इनके रहने का अच्छी खासी सुविधा और अच्छा खासा वातावरण इनको मिलता है। घड़ियाल पता है? क्रोकोडाइल सबको पता है? घड़ियाल, घड़ियाल, यस मैम। तो घड़ियाल कहाँ मिलेगा? एक मगर की प्रजाति है जो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पानियों में, पानी में मिलेगी जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा गहरा है, डीप है, ठीक है।
तो घड़ियाल भी वहीं पे आपको दिखती है। और घड़ियाल जो है वो बाकी मगरमच्छ की श्रेणी से अलग है। क्यों? क्योंकि घड़ियाल का जो ये फेस होता है ना, ये थोड़ा लंबा प्रकार का होता है, बाकियों की जैसे नहीं होता। ठीक है, हम जाएंगे, इससे पहले मैं आपको कुछ और दिखा देती हूँ। जाएंगे। हाँ, तो अगर आप लोगों ने कॉपी, नोटबुक, पेन कुछ भी लेके बैठे हैं तो प्लीज मेरे साथ ये बनाना शुरू कीजिए। भारत में कहाँ पे क्या मिलेगा वो हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ये हो गई मेरे भारत की भूमि। ठीक है, और यहाँ पे है हिमालय। क्या है यहाँ पे? हिमालय है। सॉरी। राइट है, यहाँ पे हिमालय है। प्लीज मेरे साथ बनाएंगे। इसको हिमालय कहा जाता है। हाँ मैम। ठीक है, ये हिमालय है। यहाँ पे आपका है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे है अरब सागर। और यहाँ पे है आपका बे ऑफ, सॉरी, इंडियन ओशन या हिंद महासागर। सभी बच्चों का इतना क्लियर है? क्लियर है सभी हाँ बच्चों मैम। को? यस मैम। अभी आप लोग बताएंगे जो मैं ड्राइंग बना रही हूँ उसको क्या कहा जाएगा। यहाँ पे हमें कौन सी पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं? घाट मिलते हैं हमें। कौन सी घाट? आई थिंक ये आप लोगों ने किया है, ये है पश्चिम घाट, है ना? लिखेंगे मेरे साथ जिनको पता नहीं है, ये है पश्चिम के घाट या वेस्टर्न घाट। ठीक है ना? ये आपको आपके महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिखेंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पूर्व घाट, ईस्टर्न, पूर्व पर्वतमाला। यहाँ पे आपको पूर्व घाट मिलेंगे। ठीक है, ये क्यों बना रहे हैं वो आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? लास्ट क्लास ही हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? पश्चिम भारत का जो पश्चिम का स्तर है, एक सेकेंड, ये राजस्थान के एरिया में आपको क्या दिखेगा? मैं इसको क्यों हाई येलो करूँ? टेम्परेचर। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? इसको मैंने कहा था कि इसको मरुस्थल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना? तो इसको क्या कहते हैं? डेजर्ट, या आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं मरुस्थल। क्या हो गया? डेजर्ट, क्या आप लिख दीजिए? राजस्थान, मरुस्थल या डेजर्ट। दिख रहा है सभी को? ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको बंगाल में क्या दिखेगी? बंगाल की खाड़ी दिखती है ना? तो यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि यहाँ पे हमको विशेष प्रकार का एक जंगल मिलता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि मैंने ये चीज क्यों बनाई। ये बेसिकली मैंने जो बनाई है वो भारत के जो मुख्य विशेषताएं हैं वही बनाई है। भारत में पहाड़ है, भारत में मरुस्थल है या मरुभूमि या डेजर्ट है, या यहाँ पे भारत पे समुन्दर के समीप भी है। अब समुन्दर के समीप है तो बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को? ये जो राज्य है, ये उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, ये नॉर्थ
ईस्ट के जो स्टेट्स होते हैं या उत्तर पूर्व के जो राज्य होते हैं, यहाँ पे भी काफी अच्छी बारिश होती है। तो क्या होता है, जहाँ पे बहुत अच्छी और तीव्र प्रकार की बारिश होती है, वहां पे आपको घने जंगल दिखेंगे। ये सब ग्रीन 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 दिखेगा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी आपको जंगल दिखेंगे। उन जंगलों को क्या कहा जाता है? उन जंगलों को कहा जाता है एक सेकेंड, एवरग्रीन। मेरी राइटिंग ग्रीन में आ रही है, मैं रेड करने की कोशिश उसको करती हूँ। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे इतनी वृष्टि होती है, इतनी वृष्टि होती है कि यहाँ पे ना जो पेड़ होते हैं वो कभी भी अपने पत्तों को नहीं घटाते। हमेशा उनके पत्ते जो है वो हमेशा हरे भरे ही रहते हैं। एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन रहते हैं। पत्ते जब झड़ जाते हैं तो वहां पे थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा दिखता है ना, लेकिन ये जो जंगल है ना, ये पहाड़ों वाला जंगल इधर घाट में और ये नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे इतनी वृष्टि होती है कि यहाँ पे जंगल हमेशा हरे भरे रहते हैं। राजस्थान में आपको क्या दिखेगा? राजस्थान में आपको कांटे दिखेंगे, जैसे कैक्टस। तो आपको क्या दिखेगा? THORN, हॉर्न। आप लोग हिंदी में इसको कांटा, तो आपको यहाँ पे कांटे वाले जंगल दिखेंगे, थॉर्न, थॉर्नी फॉरेस्ट्स। तो यहाँ पे आपको कांटे वाले जंगल दिखेंगे। आपको हिमालय पर्वत में क्या मिलेगा? पर्वत में आपको पर्वत के जैसे ही वनस्पति या पर्वत के जैसे ही पेड़ दिखेंगे। तो क्या दिखेगा? माउंटेन, माउंटेन फॉरेस्ट दिखेगा आपको, ठीक है। तो पहाड़ों पे जो आपको पेड़ मिलते हैं वो कहीं और नहीं मिलते। जो आपको राजस्थान में मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। जो आपको ये जो एवरग्रीन हमेशा ग्रीन रहने वाले पेड़ हैं वो सिर्फ इन्हीं जगहों पे मिलेंगे, वो कहीं और नहीं मिलेंगे। और जो एक विशेषता है, मैंने आपको कहा था बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे आपको दिखेंगे मैंग्रोव। आप मेरे साथ लिखते रहिए, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी। मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये है भारत की मुख्य विशेषताएं वनस्पति के मामले में जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। कहीं कांटे मिलते हैं, कहीं हमेशा हरे भरे पेड़ मिलते हैं, कहीं आपको पहाड़ों वाला पेड़ दिखने को मिलेगा। जो पहाड़ों वाला पेड़ है वो कहीं और नहीं दिखेगा। ये जो मैंग्रोव का एरिया है, यहाँ पे भी ये यहाँ पे जो मिट्टी होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी में ना लवण रहती है, सॉल्ट रहता है। क्यों? क्योंकि समुंदर के पास है। तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, ये सिर्फ ये समुंदर के इन्हीं स्तर पर ही दिखेगा, वो कहीं और नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये मुख्य जो है ना, ये भारत की मुख्य वनस्पति है जो सिर्फ और सिर्फ आपको ये विशेष स्थल पर ही दिखेंगे और कहीं और नहीं दिखेंगे। इनको आप डिटेल में कवर कर लेंगे, इनको आप डिटेल में मेरे साथ पढ़ लेंगे, तो आपको भारत की जो वनस्पति है, ये भारत में जो कैसे पशु पक्षी या पेड़ है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे ना, मैंने आपको अभी कहा कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के बंदर दिखेंगे, बाघ दिखेगा। आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट में ना बहुत बहुत प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखेंगे। आपको हिमालय में क्या दिखेगा? बियर दिखेगा, डियर दिखेगा, यानी भालू दिखेगा, हरिण दिखेगा। तो और ये जो है ना थॉर्न फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको कैमल दिखेगा। तो एक एक जगह पे एक एक प्रकार के पेड़ हैं और विशेष प्रकार के जंतु या पशु पक्षी हैं। तो हर एक जगह विशेष है, ठीक है। इनको हम ना डिटेल में कवर करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इतना जो आप लोगों ने अगर मेरे साथ ये छवि या डायग्राम बनाया है, क्या किसी को कोई डाउट है? कोई कुछ मुझसे पूछना चाहेगा? नो मैम। अच्छे अच्छे से ना डाउट अपना जो डायग्राम आपने मेरे साथ अगर बनाया है तो उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इन चीजों को ही हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देख लीजिए ओके अच्छे से। मैम। हाँ अब मैम, मैं बाय सुन मैम। हाँ
एक मिनट, मेरा अभी नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा और बोलूंगी, 2-3 मिनट और। तो ना आप लोग एक काम करेंगे, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको थोड़ा सा आप खुद भी पढ़ के आएंगे, और नेक्स्ट क्लास ना आप लोग देखेंगे, थोड़ा रिसर्च करके आएंगे। मैं एक एक से पूछूंगी कि ये जो अभी हमने पढ़ा ना, कहीं मतलब माउंटेन का पढ़ा, घाट का पढ़ा, यहाँ पे कौन से जगह पे किधर कौन से प्रकार के पशु पक्षी दिखते हैं और कौन से प्रकार की वनस्पति आपको मिलती है, तो आपको एग्जाम्पल बना के लाना है। ठीक है, कि अगर ये पहाड़ है तो यहाँ पे कौन सा पेड़ है, कौन से पेड़ दिखते हैं, पेड़ों के नाम और पशु पक्षियों के नाम। वैसे ही अगर राजस्थान का कांटों वाला जंगल है, वहां पे कौन से पशु पक्षी, कौन से विशेष प्रकार के पेड़। जैसे मैंने आपको हरा भरा एवरग्रीन वाला पढ़ाया, तो वहां पे कौन से पशु पक्षी और पेड़, मैंग्रोव का भी, ऐसे करके आप ना खुद से सर्च करके आएंगे कि कौन से पेड़ और कौन से पशु पक्षी इन विशेष जगहों पे मिलती है। मैं एक एक से पूछने वाली हूँ। अगर आप लोगों के फ्रेंड्स ने ये मीटिंग छोड़ दी है तो उनको बताएंगे कि टीचर ने ये होमवर्क दिया है। ठीक है सभी को? ओके मैम। ओके, चलिए इतना तक ही रखेंगे आज। थैंक यू एंड गुड नाइट। संगीता मैम, मैं लीव द मीटिंग। जी मैम। ओके।